हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम पढ़ाऊंगी। और ये वीडियो स्पेशल मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लाई हूँ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी में साइंस को लेके। एक्चुअली मेन हमारी प्रॉब्लम क्या है, साइंस के जो कुछ वर्ड्स होते हैं हिंदी में वो थोड़े टफ होते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन बच्चों के लिए ये चैप्टर लाई हूँ जो प्योर हिंदी में होगा। और क्या कहते हैं, इसको मैं पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगी। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारी चीज़ों को बेसिक से लेके समझते हुए चलेंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करवाऊंगी। और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और सबसे मेन मेरा फोकस होगा कि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चलाया जाए और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरी मैं इसमें समझाऊंगी। तो देन हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जैव प्रक्रम। ओके, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव का मतलब क्या है? जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम सोचें, हम उन जीवों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनकी बॉडी में प्रोसेस चलते रहते हैं। हम लोग हो गए, जैसे हमारी बॉडी में 24 घंटे प्रोसेस चलते रहते हैं, तो हम उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे कि अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह सारे प्रक्रम जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, पाचन आदि जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा शरीर को अनुरक्षित रखते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में सबसे पहले आप देखो कौन कौन से काम चलते रहते हैं। श्वसन, सांस लेने का प्रोसेस चलता है, ठीक है। उत्सर्जन, सांस जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं। वृद्धि, हमारे शरीर में वृद्धि होती रहती है, हमारी कोशिकाएं हैं लगातार बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये सारा प्रोसेस 24 घंटे चलता रहता है। पाचन का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सारे प्रोसेस जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर को अनुरक्षित, अनुरक्षित का मतलब होता है मेंटेन करके रखना, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जैव प्रक्रम। ओके, अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रोसेस हैं। वही प्रोसेस जो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़े हैं, तो हम वही प्रोसेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला प्रोसेस क्या हो गया, हमारी वृद्धि। वृद्धि होती रहती है। तो वृद्धि से आप ये ना समझे कि सिर्फ ये हाइट से रिलेटेड है। जैसे कि आपके हेयर्स हैं, आप कटवाते हैं फिर बढ़ जाते हैं, फिर कटवाते हैं हेयर्स को फिर बढ़ जाते हैं। आपके नेल्स हो गए, आपकी कोशिकाएं हो गई जो आपके शरीर में है। कभी आपने देखा होगा अगर आपकी स्किन में हल्का सा कट लग जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना, वो स्किन कभी रिपेयर ही नहीं होती, वो रिपेयर हो जाती है। वो सब प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो सब नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो उसी को प्रक्रम बोला जाता है। और जैव प्रक्रम जीवों में जो प्रोसेस लगातार चलता रहता है। पहला वृद्धि हो गया। दूसरा प्रोसेस हमने जस्ट अभी पढ़ा डेफिनेशन में, पाचन, ठीक है। पाचन की क्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। तीसरा है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। चौथा है वहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, खाना खा रहे हैं तो खाना की जो खाना क्या कहते हैं ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, एनर्जी हमारी जा रही है, ठीक है। खूब जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, वेस्ट है, सबका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दूसरा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब हो गया जितना भी वेस्ट है हमारे शरीर में वो सारा बाहर जाता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट करते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। पोषण की बात करें हिंदी में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम क्या क्या लेते हैं? हम फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब हम लेते हैं उसका उपयोग हम अलग अलग क्रियाओं में करते हैं। कौन सी क्रियाएं? जो हमने जस्ट अभी पढ़ी, वृद्धि, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ठीक है। इनका उपयोग अगर हम इन सारी चीज़ों में करते हैं उसे हम बोलते हैं पोषण, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पोषण के प्रकार क्या क्या है। पोषण के दो प्रकार हैं। दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषम पोषी पोषण।
अब ये स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। पहला, स्वपोषी पोषण। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व तो नाम से पता चल रहा है स्वयं। पोषी का मतलब हो गया पोषण। वह जंतु जो स्वयं पोषण लेते हैं, जो किसी की हेल्प नहीं कर लेते, उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो कौन से हो जाएंगे वो? एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं? हरे पादप आ सकते हैं, हरे पौधे जितने भी होते हैं, ठीक है। आपके इसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, ओके। एंड कुछ बैक्टीरिया हैं इसमें, आपके हरे पादप है। और आपने अपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कुछ, जैसे कि कुछ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा आपके आएंगे, कुछ प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सारे चीजें आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और इन स्वपोषी में क्यों आते हैं? क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं ये अपना खाना? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पानी, इन सब चीज़ों से मिलकर ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम इसमें लिखेंगे, हम इसे स्वपोषी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह अपना भोजन किसका यूज करते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा सूर्य का प्रकाश, पहला है हमारा सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और पानी का। इन चीजों का इस्तेमाल करके ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का उपयोग करके यह अपना भोजन खुद बनाते हैं। उपयोग करके भोजन बनाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्वपोषी को दो प्रकार में बांटा गया है। जैसे हमने पोषण की बात की थी, पोषण को दो प्रकार में बांटा गया था, ऐसे स्वपोषी को भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है फोटोट्रोप, दूसरा है कीमोट्रोप। अब चलिए हम देखते हैं फोटोट्रोप क्या है और कीमोट्रोप क्या है। फोटोट्रोप के बारे में बात करते हैं। वह जंतु जो प्रकाश को ऊर्जा के रूप में उपयोग करके खाना बनाते हैं। हाँ जी, वो फोटोट्रॉप्स में वो आ जाते हैं जो प्रकाश को, मतलब सनलाइट हो गई, उसकी ऊर्जा को, उससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसका यूज करके खाना बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोटोट्रॉप। फोटोट्रॉप का मतलब होता है जो सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं, जैसे हरे पादप हो गया और शैवाल हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या, हरे पादप कैसे खाना बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने फोटोट्रॉप बोला क्यों गया है, ठीक है। जैसे कि हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, हम इसका कुछ डिटेल में पढ़ने जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे हमारा खाना होता है, ऐसे पौधों का भी खाना होता है। हमारे खाने में तो बहुत कुछ होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ठीक है। हमारे जैसे हमारे फूड का नाम है, ऐसे ही जो पौधों में खाना बनता है उनके फूड का नाम है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। करते क्या है वो? सूर्य के प्रकाश को एब्सॉर्ब करती हैं पत्तियां, ठीक है, और उसको किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। आप इस चीज को याद रखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने के बाद ये क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्लूकोज हरी पत्तियों में बनता है तथा स्टार्च के रूप में एक इकट्ठा होता है तथा वहां से दूसरे भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंच जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमारा खाना, पत्तियों का खाना जब बन जाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। आप ये याद रखेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। और जब वो पत्तियों में इकट्ठा होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, खाना बनता किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और इकट्ठा किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। फिर वहां से फिर पौधों के दूसरे भाग तक खाना पहुंचता है, उसे कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम आपने पढ़ा होगा, फ्लोएम का काम होता है प्लांट्स में कि खाना पहुंचाना, और जाइलम का काम होता है प्लांट्स में पानी को पहुंचाना।
इन चीजों को जो एक जगह से दूसरी जगह पर खाना पानी इन चीजों को पहुंचाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं अनुवादन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है अनुवादन। अब हम एक डायग्राम के थ्रू चीजों को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कैसे होता है। सनलाइट थी तो हमने यहाँ लिख दिया सूर्य का प्रकाश, पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिला, ठीक है। और पत्तियों में क्या थी, पत्तियों में क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट होता है जो पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियां अपना खाना नहीं बना पाएंगी, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फिर एनवायरनमेंट से इसे क्या मिला, CO2, ठीक है। देन आपने क्या, CO2 मिला, फिर हमने इसमें पानी भी डाला, ठीक है। और फिर ये सारा, फिर इन सब चीज़ों को मिलाकर कौन सा प्रोसेस होगा इसमें, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस चलता है, ठीक है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। हमने क्या क्या यूज़ किया प्रकाश संश्लेषण में, पहला हमने सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा CO2, फोर्थ पानी, ठीक है। अब जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। आपने सुना होगा ना, हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट से ऊपर कैसे मिलती है। ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है उसके बाद जैसे ही पौधों को तो ग्लूकोज मिल जाता है और ऑक्सीजन वो लोग बाहर छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, जो जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले तत्व। तत्व कौन से, कि मतलब किन किन चीजों का यूज करके प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। जस्ट अभी जो हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस किए 4 पॉइंट्स, यही वो तत्व हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। पहला क्या हो गया हमारा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण में। फिर दूसरी हम बात करते हैं क्लोरोफिल। अभी मैंने बताया आपको क्लोरोफिल क्या होता है, आप बताएंगे मुझे क्लोरोफिल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। हाँ, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ वन हमारा क्या है, जल। अगर पानी ही नहीं होगा तो सारे प्रोसेस तो कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे प्रोसेस, सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, जल चाहिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के लिए। अगर मान लो आप खुद ही अपना खाना बनाने जा रहे हो, आपके पास नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है, इनमें से एक आधी चीज नहीं है, तो आप बना लोगे खाना, नहीं बना पाओगे, बनेगा भी तो कैसा, अच्छा नहीं बनेगा। तो वही चीजें इसमें भी होती हैं, ठीक है। अब है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कौन से कारक करते हैं, कि कौन कौन सी चीजें हैं अगर जो प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश मतलब आपको पता है लाइट। अगर लाइट, आप इस चीज को याद रखें, अगर लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण, अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, बताइए, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। अगर लाइट बहुत कम है तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, कम होगा। तो आप इन चीज़ों से इसको याद रखेंगे। जैसे सपोज करो जिस दिन धूप नहीं होती, ठंड का मौसम ले लो, अब ठंड आने वाली है, जिस दिन धूप नहीं होती तो उस दिन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, कम होता है, बहुत कम होता है। और जिस दिन अच्छी धूप होती है उस दिन प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। हम बोलेंगे CO2 की मात्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करता है। ये माना गया है जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.01% होती है
तो ये मात्रा अच्छी होती है। 0.01 मात्रा प्रकाश संश्लेषण के लिए अच्छी मानी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है। इस क्या कहते हैं मात्रा में 0.01% मात्रा में प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से होता है। अब हमारा थर्ड फैक्टर क्या है? हमारा थर्ड फैक्टर है तापमान। हाँ जी, तापमान। आप इन चीज़ों से जरा अवेयर हैं। पहला है कि प्रकाश की तीव्रता, हम रोशनी की, लाइट की बात करें कि उसकी तीव्रता कितनी है, स्पीड कितनी है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा उस टेम्परेचर की। तो ये याद रखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। 25 डिग्री या 25 से 35 डिग्री का तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। 25 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा फोर्थ वन क्या है मेरा? अब इसमें एक बात, तो कुछ एक आधे पॉइंट देख लेते हैं हम कि जो 25 से 35 डिग्री ये अच्छा क्यों माना जाता है, इससे 0 डिग्री क्यों नहीं मानते अच्छा हम, ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं अच्छा मानते। तो उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का काम क्या होता है? किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को इसमें तीव्रता बढ़ा देना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और फिर अगर इससे ज़्यादा हुआ, बहुत अधिक हो जाएगा टेम्परेचर, तब क्या होगा? 0 डिग्री पे तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, काम करना बंद कर देते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तथा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, आप बताइए क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम खराब हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? वो सब के सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। 0 डिग्री पे एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही एंजाइम्स क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेटर जो इनका टेम्परेचर होता है वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना गया है। फिर बात करते हैं इसमें क्लोरोफिल की मात्रा। मैंने बताया था क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना, सोखना। तो क्लोरोफिल की मात्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो क्लोरोफिल की मात्रा ऐसा क्या करती है? देखो, अगर प्लांट में आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो अगर ये नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ठीक है, क्या, किन वजह से क्लोरोफिल बनता है? आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, और प्रकाश। अगर इन ये कम है पौधे में तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से पत्तियों में ग्रीन कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसमें, जैसे कि आपका हो गया आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर आपका हो गया नाइट्रोजन और और प्रकाश, जिसे हम लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी है, अगर इसकी कमी हो जाती है, कमी के कारण क्लोरोफिल क्या होता है? इसकी कमी के कारण क्लोरोफिल नहीं बनता। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, किन किन चीज़ों की वजह से? आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, लाइट की कमी के कारण क्लोरोफिल नहीं बनता, और जिसकी वजह से क्या होती है? पत्तियां अपना हरा रंग खो देती हैं, पत्तियों का हरा रंग खत्म हो जाता है। तो ये तो एक तरीके की डिजीज हो गई, खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते क्या है? इसका भी एक पर्टिकुलर नेम है, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोसिस कहते हैं। तो अगर अब तो आपको पता चल गया होगा
कि क्लोरोसिस वर्ड है क्या। क्लोरोसिस वर्ड है जो पत्तियां अपना ग्रीन कलर खो देती हैं, ठीक है, और किसी भी कलर की हो जाती है, क्या होंगी, येलो हो जाती है, ठीक है। ये नहीं जो पत्तियां रेड होती हैं, कलरफुल होती है तो वो क्लोरोसिस है, नहीं। जो ग्रीन लीव्स अपना ग्रीन कलर खो देती है, ठीक है, जिसकी वजह से पत्तियां सूख जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। तो याद रखना, हम सभी पत्तियों को क्लोरोसिस नहीं कहेंगे, हम उन्हीं को कहेंगे जो ग्रीन पत्तियां अपना कलर खो देती हैं, ठीक है। और वो क्यों खोएंगी, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। किसकी कमी से क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है, जब प्लांट में आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और लाइट की कमी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिफ्थ है हमारा, और कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है पानी। पानी नहीं देंगे आप पौधों में तो क्या पौधे अपना खाना बना पाएंगे, वो जीवित रह पाएंगे? पौधे छोड़ो, हम ही नहीं जीवित रह सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट, और कौन सा प्रभावित करता है, प्रदूषण। प्रदूषण का तो आपने कोविड के टाइम पे बहुत देखा होगा। प्रदूषण से तो जितने भी, जब टेम्परेचर हमारा बैलेंस हो चुका है तो प्लांट्स के ऊपर तो बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है कि प्रदूषण कम हुआ है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए हैं, ठीक है। प्रदूषण के कारण एक प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉल्यूशन की वजह से क्या कहते हैं, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है। जो स्टोमेटा होता है वो ब्लॉक हो जाता है, स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है प्रदूषण के कारण, हो जाता है प्रदूषण के कारण। कैसे ब्लॉक हो जाएगा, एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। जैसे कि हमें पता है, हम यहाँ पे एक लीफ लेते हैं, ठीक है, हमने ये लीफ ली, लीफ बनाई हमने, ठीक है। अब मान लो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, बहुत पोल्यूशन है, तो आप देखते हो लीव्स की जो सरफेस होती है, हम देखते हैं उसमें तो मिट्टी मिट्टी से जमी होती है। वो मिट्टी मिट्टी से क्या है, वो मिट्टी हमारी पोल्यूशन है। मान लो जो ब्लैक ब्लैक मैंने किया है ये पोल्यूशन है, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर जमती जा रही है, जमती जा रही है, वो लेयर धीरे धीरे मोटी हो जाएगी, ठीक है। ये पतली सी लेयर है, और हमें पता है लीव्स के अंदर एक मैं लीव्स अलग से बनाती हूँ जो जिसके ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और इस लीव्स के नीचे क्या होते हैं, हमारे क्लोरोफिल होते हैं, सॉरी स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा ये रहे, मैं कुछ रफी से डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना। ये CO2, ये क्या करेंगे, O2 को बाहर निकालेंगे और CO2 को अंदर लेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये अगर मान लो आप 2 मिनट के लिए अपनी नोज बंद कर लो, माउथ बंद कर लो, तो क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगी आपको। फिर अगर ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक चले तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही लीव्स में होता है, अगर बहुत दिन तक लीव्स पे पोल्यूशन की कवरिंग चढ़ी रहे, और मीन्स टू से कि हमने उसके स्टोमेटा को कवर कर दिया है। स्टोमेटा कवर होने का मतलब उसमें गैसेस का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद लीव्स क्या करेंगी, वो खत्म हो जाएंगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो यही एक प्रोसेस है, ये यही सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। पहला, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश जितना ज़्यादा होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण उतना ही अच्छा होगा, और प्रकाश कम और प्रकाश संश्लेषण भी कम। हम सर्दियों और गर्मियों में देखते हैं, सर्दियों में हमारे कुछ पौधे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि हमें उससे लाइट नहीं मिलती है ढंग से। दूसरा, CO2 की मात्रा, प्लांट्स को CO2 चाहिए, और CO2 कितने परसेंट एनवायरनमेंट में अच्छी है, 0.01% अच्छी मानी जाती है। फिर तापमान, तापमान कितना चाहिए हमें, 25 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान बहुत ही अच्छा होता है। और 0 डिग्री तापमान में क्या होता है, 0 डिग्री तापमान में जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और अगर इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब 25 से 35 डिग्री से ज़्यादा है तो एंजाइम्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल की मात्रा। क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा प्लांट में तो लाइट एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो सारी बात वही है, क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है पत्तियों में। और क्लोरोफिल है क्या, ये पिगमेंट है जो पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल बनता कैसे, आयरन, मैग्नीशियम,
नाइट्रोजन, लाइट, इनसे बनता है। अगर ये कम हो गए तो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा, पत्तियाँ अपना हरा रंग खो देंगी। और जब पत्तियाँ अपना हरा रंग खो देती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। फिर है हमारा पानी। प्रॉपर अमाउंट में पानी हम डालते हैं पौधों को पानी मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि जितने भी मिनरल्स होते हैं, खाना होता है, पानी होता है, वो सारा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो पानी में मिक्स होके ही पौधों में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सिक्स्थ कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? प्रदूषण। प्रदूषण अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है, जिस पर प्रदूषण की लेयर चढ़ जाती है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया। ये पोल्यूशन की लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है? स्टोमेटा, ये आपका क्या है? स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा ढक जाता है और जिसकी वजह से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और प्लांट अपना दम तोड़ देते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया? आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसकी आगे की वीडियो नेक्स्ट उसमें ज़रूर डालूंगी। थैंक यू।